यानी कि इसके अंदर फॉलो अप का बहुत बड़ा रोल रहता है। देखो, रियल एस्टेट में अगर कोई नया आया है, स्टार्ट कर रहा है, रियल एस्टेट ऐसा नहीं है कि आप आए और फर्स्ट मंथ में आपने अच्छा इनकम कर लिया। 30 या 40 लोगों से बात की थी, अब उन्होंने एक भी डील क्लोज नहीं कर पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी मेहनत बेकार गई। हो सकता है जिसमें आपने डे 1 पे क्लाइंट डे बात करी थी, फर्स्ट डे बात करी जिससे, वो उसने उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया, 2 महीने बाद कहीं और उसके पास पैसा आया हो तो आपके वो कन्वर्ट हो सकता है आपके पास। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका रियल एस्टेट विद आरबीके के एक नए पॉडकास्ट के अंदर। आज के हमारे जो गेस्ट है वो आईटी सेक्टर के एक्सपर्ट है। जी हाँ, रियल एस्टेट में आईटी के एक्सपर्ट। इन्होंने अपना जो करियर है वो आईटी से शुरू किया और अपने करियर के जो मेजर ईयर्स है यानी कि 20 साल से ज्यादा आईटी के अंदर दिया। और उसके बाद में एक ऐसे इंसान जिसको ना कहीं सेल्स का एक्सपीरियंस था, ना लोगों से मिलने का अनुभव था और ना ही लोगों से बातचीत करने का और लोगों को कन्विंस करने का अनुभव था, उसके बावजूद भी उन्होंने आईटी से रियल एस्टेट में आके रियल एस्टेट के मार्केट में एक धूम मचा दी और अपने आप को साबित किया कि आदमी किसी भी उम्र में, उम्र कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कि भाई अगर मैंने करियर में बहुत लंबा टाइम एक पर्टिकुलर सेक्टर में दे दिया तो दूसरे सेक्टर में मूव नहीं कर सकता हूं। अगर आप में सीखने की और लोगों को जानने का जज्बा और अनुभव है तो आप किसी भी सेक्टर में जाके कहीं पर भी धूम मचा सकते हैं। इसीलिए आज अपन स्वागत करते हैं हमारे इस पॉडकास्ट में आईटी एक्सपर्ट मिस्टर राजपाल जी मजोका का। राजपाल जी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा इन्विटेशन स्वीकार किया, इसके लिए हम आपके हमेशा ऋणी रहेंगे। थैंक यू सो मच। राजपाल जी, हम आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे कि आपने कैसे आईटी से रियल एस्टेट के सेक्टर तक पहुंचे। थैंक यू रामबाग जी इनवाइट करने के लिए और अपना सुझाव शेयर करने के लिए। एक्चुअली मैं अलवर राजस्थान से बिलोंग करता हूं और 2002 में मैं दिल्ली मूव हो गया था एज ए आईटी डेवलपर। वहाँ पे मैंने डिफरेंट कंपनीज में काम किया एज ए पीएचपी डेवलपर, एज ए टीम लीड, एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। और उसके बाद 2011 में मैंने अपनी आईटी कंपनी स्टार्ट कर ली जिसका नाम था गिलिट्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। 2011 से लेकर 2015 तक मैं दिल्ली में ही था, लेकिन 2015 में मैंने जयपुर रिलोकेट कर लिया, यहाँ पे आ गया क्योंकि मेरा होम टाउन पास में था। और 2015 से लेके कंटिन्यू जगतपुरा में आईटी कंपनी रन कर रहा हूँ। लेकिन मेरा जो टर्निंग पॉइंट था वो 2022 में आया था जब मैंने गोकुल कृपा के अंदर रिंग एवेन्यू टाउनशिप के अंदर एक प्लॉट लिया था। लगभग 290 गज का प्लॉट था और रेट था मात्र 11,500 के आसपास। लेकिन विद इन 1 ईयर एंड 2 मंथ उस प्लॉट का ऑलमोस्ट डबल हो गया। लगभग 22,500 के रेट में मैंने उसको सेल किया था। तो 1 साल के अंदर मेरा पैसा डबल हो गया, तो वो मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद से ही मैं रियल एस्टेट में भी कर रहा हूँ और आईटी कंपनी भी है, पार्ट टाइम रियल एस्टेट में कर रहा हूँ। लेकिन मेरे को यहाँ पे रिजल्ट हैं बहुत अच्छे मिले हैं, इसलिए मैं और टाइम देना चाह रहा हूँ इसके अंदर। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो राजपाल जी, जो रियल एस्टेट में नए युवा आ रहे हैं वो आईटी को कैसे यूज करें रियल एस्टेट के सेक्टर में? हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जो नए युवा आ रहे हैं वो आईटी को यूज कर सकते हैं। क्यों? अगर एक आईटी कंसल्टेंट है या एक रियल एस्टेट एजेंट है, वो रियल एस्टेट में करना चाहता है लेकिन उसके पास एक लिमिटेड रेफरेंस है, लिमिटेड ही फ्रेंड सर्किल है, तो वो उसी सर्किल्स के अंदर ही प्लॉट सेल करना चाहता है। तो आप 2 प्लॉट सेल किया, 3 प्लॉट सेल किया, उसके बाद आगे उसको क्लाइंट मिलना बंद हो जाता है। लेकिन अगर वो आईटी फील्ड से है तो वो अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर सकता है, यूट्यूब वीडियोस बना सकता है, टाउनशिप वगैरह के प्लॉट्स के जो भी रियल एस्टेट में एक्टिविटीज़ होती हैं उनके वीडियोस बनाकर उनको अपलोड कर सकता है। तो उसको पूरे जयपुर में या फिर पूरे ऑल इन इंडिया में कोई भी उसको देखेगा, उसको लीड मिल सकती है। उसके अलावा आपका इंस्टाग्राम हो गया, आपका व्हाट्सएप के ऊपर ब्रॉडकास्टिंग हो गया, बहुत सारे मीडियम हैं, माध्यम हैं जिनके थ्रू वो अपना रियल एस्टेट को यूज कर सकता है, आईटी को। तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे रियल एस्टेट में जाना है तो जरूरी नहीं है कि मेरा बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल हो या मेरे रिलेशनशिप सर्कल हो जिसके साथ में मैं जाके प्लॉट सेल करूं, मैं आईटी के माध्यम से कहीं से भी लीड जनरेट कर सकता हूं? यस, कहीं भी कर सकते हैं। आज तो लाइक फेसबुक ऐड हो गया, आपका यूट्यूब का ऐड हो गया, उसका रन करके भी आप लीड जनरेट कर सकते हो। तो इसका भी यूज कर सकते हैं अपन। तो आपको कितना हेल्प किया आईटी ने कि भाई आपके कस्टमर लीड जनरेशन में या कस्टमर क्लोजिंग में? मेरा, हाँ, कभी जैसे कोई टाउनशिप लॉन्च हुई तो हम ऐड वगैरह रन करते हैं, तो उसके थ्रू हमें काफ़ी सारी लीड मिलती हैं, तो उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है हमें। और इसके अलावा यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाकर, तो कोई क्लाइंट जैसे दिल्ली से है और आप जयपुर में
उसको इन्वेस्टमेंट कराना चाहते हो तो ऐसा नहीं कि उसके पास टाइम होगा और वो यहाँ पे आके विजिट करेगा। अगर आपके पास यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं तो आप उनको शेयर कर सकते हो, देखो ये वीडियो है टाउनशिप का, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या लोकेशन है, क्या कनेक्टिविटी है, सब कुछ उसको वीडियो के माध्यम से हम दिखा सकते हैं और सेल कर सकते हैं। तो एक आईटी कंपनी चलाने का आपको बहुत बड़ा अनुभव है, तो ये अनुभव आपने रियल एस्टेट में कैसे यूटिलाइज किया सर? रियल इस्टेट में जैसे मैं अपनी आईटी कंपनी है मेरी, जैसे तो उसमें टीम है, तो जिस कंपनी में मैं जुड़ा हुआ हूँ गोकुल कृपा में, उसमें भी टीम बनाने का भी कॉन्सेप्ट है। तो मैंने भी यहाँ पे लगभग 40 से 45 लोगों की टीम बनाई है, तो उसके थ्रू काफ़ी मैंने सेल किया। पिछले 3 साल में लगभग 40,000 गज के आसपास सेल कर चुका हूँ मैं। बिल्कुल, आपने 40,000 गज सेल किया है, इट मीन्स आपने बहुत बड़ा आंकड़ा, क्योंकि बहुत सारे जो रियल एस्टेट के डेवलपर्स होते हैं उनकी शायद पूरी टाउनशिप भी नहीं होती है 4,000 गज की ही, और आपने तो 40,000 मतलब उनसे लगभग 10 से ज़्यादा टाउनशिप आपने अकेले एक पर्सन ने सेल किया। ये आप अपने आप में बहुत बड़े काबिल तारीफ है। राजपाल जी, ये बताइए कि अगर आईटी के अंदर मुझे कुछ चीज़ों का, जैसे आपने बताया कि मुझे फेसबुक पे लीड जनरेशन नहीं करना आता, फेसबुक पे ऐड नहीं बनाना आता, तो फिर मैं एक न्यू पर्सन कैसे उन चीज़ों को एक्सप्लोर करूं और कैसे उनको यूटिलाइज करूं? आज के उसमें क्या है कि यूट्यूब के आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, आपको कुछ भी करना हो यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन आप में करने का जज्बा होना चाहिए। जब व्हाट्सअप आया था किसी ने एक दूसरे को नहीं सिखाया था कि व्हाट्सअप कैसे काम करता है या फेसबुक कैसे काम करता है। लोगों ने इंटरेस्ट लिया, उस पर वर्किंग किया, तो उनको चलाना आ गया, यूज़ करना आ गया। सेम चीज़ इस टाइप से आप वीडियो बना रहे हो, वीडियो कैसे एडिट होगा, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होगा, सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है, सिंपल है। आप अगर थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अगर किसी के में सीखने की ललक है और वो सीखना चाहता है तो डेफिनेटली वो हर चीज़ को एक्सप्लोर कर सकता है। अभी आपने बताया कि आप पहले दिल्ली में थे और फिर दिल्ली से आपने जयपुर में रिलोकेट किया, तो दिल्ली और जयपुर दोनों शहरों में आपको क्या सबसे बड़ा अंतर समझ में आया? जयपुर और दिल्ली में काफ़ी सारा डिफरेंस है। पहला पोल्यूशन का है, दिल्ली में बहुत पोल्यूशन होता है जैसे, तो यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, पोल्यूशन वगैरह यहाँ पे नहीं है। सेकंड, रियल एस्टेट में भी जयपुर अभी ग्रो कर रहा है, यहाँ पे प्राइसेस इतनी हाई नहीं हुई हैं अभी, तो अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। जबकि दिल्ली के अंदर क्या है, प्राइसें ऑलरेडी हाई पे आ चुकी हैं, एक पीक लेवल आ चुका है, वहाँ से आगे अब धीरे धीरे ग्रो हो रही हैं। ठीक है, जयपुर में अभी ग्रो करता हुआ सिटी है, आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है 2 साल में डबल हो जाए। मेरा तो कई इन्वेस्टमेंट ऐसे भी हुए हैं कि 1 साल में ही डबल हुआ है, 3 साल में श्योर है कि वो इन्वेस्टमेंट आपका डबल होगा ही होगा। तो ऐसा कौन सा चीज आपने देखी कि आपने ऐसे इन्वेस्टमेंट की है जिससे विद इन 1 ईयर आपका इन्वेस्टमेंट डबल हो गया? अगर कोई एक आम इंसान है जिसको इन्वेस्टमेंट करना हो तो उसको क्या चीजें देखनी पड़ेगी कि उसका इन्वेस्टमेंट विद इन 1 ईयर डबल हो जाए? ओके, उसको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ट्राई करे जहाँ पे प्राइसेस हैं ऑलरेडी हाई हो चुकी हैं, पीक लेवल आ चुका है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करके उससे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूरी पे जाके ही इन्वेस्टमेंट करें। सपोज करो यहाँ से 2 किलोमीटर आगे रेट है 50,000 पर गज का, राइट, और आपको मिल रहा है 2 किलोमीटर आगे मिल रहा है 30,000 पर गज का, तो पूरे चांसेज हैं विद इन 1 ईयर और 1.5 ईयर आपका पैसा डबल होगा। क्यों? वहाँ पे आज 50 का है तो हर शहर में सिटी हर साल में लगभग 4 से 5 किलोमीटर आगे फैलता है। तो आपका 2 किलोमीटर दूरी पे है तो आने वाले 1 साल के अंदर वो आपके सिटी के अंदर ही आएगा। जहाँ पे रेट 50 का है वो हो सकता है 60 का हो जाए, 52 का हो जाए, सॉरी 60 या 65 का हो जाए। लेकिन जो आपका 30 का रेट है वो अगर वो 50 का भी हो गया तो बहुत अच्छा वो रहेगा, क्योंकि रेट भी कम है तो क्वांटिटी भी ज़्यादा आई आपकी। तो आपका कहने का मतलब ये है कि हमें जो फोकस करना चाहिए वो डेवलपिंग एरिया में फोकस करना चाहिए, ना कि जहां पे उसके अलावा आपको मास्टर प्लान भी देखना है कि यहाँ पे सेक्टर रोड कौन से हैं या कौन से रोड है, कनेक्टिविटी क्या है, कॉलेजेस कितनी दूर है, एजुकेशन हब कहाँ पे है, तो वो सब भी आपको देखना ही पड़ेगा उसके लिए भी। तो एक चीज और बताइए कि आपकी आईटी कंपनी बहुत अच्छे से रन कर रही थी, जमी जमाई कंपनी थी, उसके बाद में आपने रियल एस्टेट में भी मूव करने का मन बनाया, तो आपके घर वालों की तरफ से, रिलेटिव की तरफ से या फ्रेंड्स की तरफ से क्या कोई ऐसा ऑब्जेक्शन आया कि क्या कर रहा है, क्यों आपने 20 साल का जो कैरियर दिया उसके बाद मूव करने का क्या मतलब है, या सीखने का ये जज्बात कहाँ से आया आपने? नहीं, कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं आया था, लेकिन ये था कि मैं फुल टाइम रियल एस्टेट में नहीं आ रहा था, पार्ट टाइम ही काम कर रहा था। और आईटी तो मैं आज भी फुल टाइम ही कर रहा हूँ और रियल एस्टेट पार्ट टाइम में ही करता हूँ।
लेकिन प्लस पॉइंट मेरे साथ ये रहा कि मैं खुद इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो लोगों को मैं बता पाता हूँ कि हाँ मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था, वो इतना हो गया, यहाँ पे किया था उसका इतना बेनिफिट मिला। तो उसमें मेरे को इजी होता है कि कस्टमर को लाना, उसको इन्वेस्टमेंट करवाना। क्यों, मेरा लगभग किसी प्लॉट के टाउनशिप के अंदर या किसी प्लॉट के अंदर मेरा 1 साल में डबल हुआ है, कहीं पे 2 साल में डबल हुआ, तो उनको मैं वहाँ पे दिखाता हूँ, देखो ये मेरा प्लॉट था और यहाँ पे 2 साल में डबल हुआ। तो वो जब चीज़ें देखते हैं और उससे वो इजी हो जाता है कि मेरे को उसको प्लॉट सेल करना। तो आपका कहने का मतलब है कि रियल एस्टेट में कोई पार्ट टाइम काम करके भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये पार्ट टाइम का क्या फंडा है सर रियल एस्टेट में? पार्ट टाइम का यही फंडा है कि आप जो भी जॉब कर रहे हो, चाहे आप आईटी फील्ड से हो या किसी अदर फील्ड में हो, आप पार्ट टाइम करते हो। क्योंकि दिन में हर इंसान के पास लंच ब्रेक में 1 घंटा होता है, आधा घंटा उसने लंच किया है, कुछ भी है, आधा घंटा उसमें मिल सकता है। नाइट का टाइम भी होता है, मॉर्निंग का भी होता है। आपको ओनली रियल एस्टेट में नॉलेज होनी चाहिए कि किस एरिया में क्या रेट है। जब आपको ये मालूम है कि हाँ ये एरिया है, इसमें ये रेट है, यहाँ से इतनी किलोमीटर दूरी पे ये रेट है, तो आने वाले टाइम पे इसका ये रेट हो सकता है, या आपने इन्वेस्टमेंट किया तो वो एक्सपीरियंस साझा कर सकते हो। आपको सिर्फ अपने कस्टमर से, अपने फ्रेंड से, जो भी आप जिनको आप इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते हो उनसे डिस्कस करना है। वो आप कभी भी कर सकते हो, आपको नाइट में भी कर सकते हो, मॉर्निंग में कर सकते हो, लंच टाइम भी कर सकते हो। अगर आपके पास संडे पूरा दिन अवेलेबल होता है तब भी कर सकते हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बंदा फुल टाइम रियल एस्टेट में कर रहा है और वही सेल कर सकता है, पार्ट टाइम वाला भी अच्छा सेल कर सकता है। ओनली आपको अपना एक्सपीरियंस साझा करना है, अपने विचार व्यक्त करने हैं कि हाँ यहाँ पे ऐसा ऐसा हो सकता है, तो इजीली क्लाइंट मिल सकते हैं ऐसे में। बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि यार मैं पार्ट टाइम काम तो कर लूं, लेकिन मैं अगर किसी को बताता हूं तो सामने वाला ये बोलता है कि भाई मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा ही नहीं है। तो कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे इन्वेस्टमेंट करवाऊं उनसे? देखो, रियल एस्टेट में अगर कोई नया आया है, स्टार्ट कर रहा है, रियल एस्टेट ऐसा नहीं है कि आप आए और फर्स्ट मंथ में आपने अच्छा इनकम कर लिया। सबसे पहले जो भी रियल एस्टेट में करना चाहता है उनको ये समझना पड़ेगा कि रियल एस्टेट एक सेल्स का जॉब है। एग्जांपल के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप एक पेन सेल कर रहे हो, एक पेन की प्राइस ओनली 10 रुपीज़ है, राइट। अब आप दिन में आपने 100 पेन बेचे, आपको चाहे उस पर 10 रुपये का पेन है लेकिन उस पर 5 रुपये कमीशन मिल रहा है, राइट। आपने 10 पेन बेचे, एंड ऑफ 100 पेन बेचे, सॉरी, एंड ऑफ द डे आपको 500 रुपये ही आपने अर्न किए। बिल्कुल, राइट। जबकि रियल एस्टेट में जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो सकता है 20 लाख का हो, 30 लाख का हो, 50 लाख का हो, राइट। इसमें अगर आपको 1.5% 2% भी अमाउंट आता है तो वो भी एक बिग अमाउंट होता है। अगर महीने में आप 4 डील क्लोज करते हो, 5 डील क्लोज करते हो, तो उसमें भी आप एक अच्छा खासा अमाउंट घर ले जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि रियल एस्टेट में लोग बाग आते हैं, स्टार्ट करते हैं, मार्केटिंग करेंगे, इनसे बात करी, उनसे बात करी। सपोज करो महीने भर में उन्होंने 30 या 40 लोगों से बात की थी और अब उन्होंने एक भी डील क्लोज नहीं कर पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी मेहनत बेकार गई, ठीक है। फर्स्ट मंथ आपने 30 से 40 लोगों से बात करी, नेक्स्ट मंथ आपने वापस से 20 लोगों से बात करी, तो उसमें क्या है, आप अपने आप को प्रचार कर रहे हो कि हाँ मैं रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ और ये प्रोजेक्ट है, सारा कुछ है। हो सकता है जिसमें आपने डे 1 पे क्लाइंट डे बात करी थी, फर्स्ट डे बात करी जिससे, वो उसने उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया, बिल्कुल। लेकिन हो सकता है कि वो 2 महीने बाद उसने कोई प्लॉट सेल किया हो या कहीं और उसके पास पैसा आया हो, तो आपके वो कन्वर्ट हो सकता है आपके पास, बिल्कुल। तो ये लॉन्ग टाइम जर्नी है एक तरह से। यानी कि इसके अंदर फॉलोअप का बहुत बड़ा रोल रहता है। yes, अगर आप कंटिन्यूस फॉलोअप में रहेंगे, कि हो सकता है आपने पहले दिन जिस कस्टमर से बात की है वो 6 महीने या 1 साल के बाद आप क्लोज कर रहे हो, लेकिन जब भी आप क्लोज करोगे तो यहाँ पर टिकट साइज है वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि यहाँ पर टिकट साइज जो स्टार्ट होता है, अगर जयपुर की बात करूँ तो प्लॉट मिनिमम 20-30 लाख का होता है, और अगर इसमें 1 से 2% भी ये सामने वाले को कमीशन मिलता है तो वो भी उसके मंथली सैलरी के बराबर होता है, और वो उसका 1 दिन के वर्किंग के अंदर पॉसिबल हो जाता है। आपने जगतपुरा में रहना स्टार्ट किया 10 साल पहले, आज से 10 साल के पहले के जगतपुरा और आज के जगतपुरा में क्या अंतर है? आज से 10 साल पहले जब जगतपुरा में आया था तो उस टाइम पे कोई डेवलपमेंट नहीं था वहाँ पर आसपास, काफ़ी रोड खाली थे और प्लॉट्स वगैरह सब खाली था पूरा। और प्रॉपर्टी की बात करता हूँ तो वहाँ पे उस टाइम पे लगभग 15,000 रुपये गज के हिसाब से प्रॉपर्टी मिल रही थी, और आज वो प्रॉपर्टी बढ़कर वहाँ पर लगभग 75 और 80 लाख पर गज के हिसाब से हो गया है।
कमर्शियल की बात करें तो उस टाइम पे आपको 35 से 40 लाख रुपए का हिसाब से आपको 100 फीट पे 160 फीट रोड पे मिल रहा था, वो आज बढ़कर 2.5 से 3 लाख रुपए हो गया। तो प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा ग्रो हुआ है, काफ़ी सारे मॉल्स आए हैं, काफ़ी सारे हॉस्पिटल वगैरह, तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ जगतपुरा। आने वाले टाइम पे जो जयपुर का एक तरह से प्राइम लोकेशन होगा जगतपुरा। बिल्कुल, जगतपुरा के अंदर क्योंकि बड़े बड़े मॉल्स आ गए हैं, बड़ी बड़ी रोड्स है, और जो ट्रैफिक है उसके लिए बड़ी रोड्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इसकी वजह से जगतपुरा ने काफ़ी ग्रो किया है, और वहाँ पर बहुत सारे जो बड़े ग्रुप्स है, जैसे बॉम्बे हॉस्पिटल है या मैं अदर जीवन रेखा हॉस्पिटल है, इस तरीके के बहुत सारे हॉस्पिटल्स आए हैं जहाँ पर हॉस्पिटलिटी भी नज़दीक हो, जहाँ पे एजुकेशन भी नज़दीक हो, तो वो एरिया आई थिंक ज़्यादा ग्रो करेगा ये तो। एक चीज और बताइए मेरे को कि कोडिंग जो आप करते हैं आईटी के अंदर, जब आप कोडिंग करते हैं तो कोडिंग के अंदर अगर कोई एक मिस्टेक होती है तो उसमें बग आ जाता है, लेकिन रियल एस्टेट के अंदर आपने अगर एक गलती कर दी तो उसकी भरपाई आप कैसे कर पाएंगे? नहीं देखो, आईटी में कोई एक बग आता है तो वो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर ही क्लोज हो जाता है और रन नहीं हो पाएगा आपका सॉफ्टवेयर, राइट, पूरा एप्लीकेशन रन नहीं होगा। सेम चीज़ प्रॉपर्टी लाइन के अंदर है। अगर आपने एक भी मिस्टेक कर दी तो आपकी पूरे चांस है कि वो डील आपकी कैंसिल हो जाएगी, वो डील बिगड़ जाएगी। इसलिए जब कभी भी आप क्लाइंट से मिल रहे हो तो आपको पूरा होमवर्क करना है, राइट। जो भी क्लाइंट की इंक्वायरीज है, जो भी उसका क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर आपको देना है। क्लाइंट ने अगर आपसे 15 क्वेश्चंस पूछे तो आपको 15 का 15 ही आंसर देना है। किसी एक में उनको डाउट हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वो डील कैंसिल हो जाएगी आपकी। हाँ बिल्कुल। तो ये मस्ट है कि जैसे आईटी के अंदर एक भी बग नहीं छोड़ सकते हो, ऐसे ही आपको प्रॉपर्टी के अंदर भी फुल नॉलेज होनी चाहिए। क्लाइंट कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आपके पास आंसर होना ही चाहिए। चाहे क्लाइंट पूछ रहा है आपसे कि नहीं ये टाउनशिप काफ़ी दूर है या इसमें ये अप्रूव्ड है या नहीं है, कुछ भी क्वेश्चंस हैं आपको हर क्वेश्चंस का आंसर आना चाहिए। तो एक आम आदमी की पूरी जिंदगी लग जाती है घर खरीदने में, और अगर उसमें कोई धोखा हो जाए या कोई मिस्टेक हो जाए तो उससे बचने के लिए उसको क्या करना चाहिए? तो आजकल सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, गवर्नमेंट भी सतर्क है इस चीज़ के लिए। कोई भी आप प्लॉट लें, फ्लैट लें, कुछ भी ले रहे हो तो सबसे पहले चेक करिए वो जेडीए से अप्रूव्ड हो। अगर जयपुर में ले रहे हो और ऐसे अजमेर में ले रहे हो तो एडीएस अप्रूव्ड है। हर सिटी का अलग से अप्रूवल होता है गवर्नमेंट की तरफ से, और रेरा से रजिस्टर्ड हो। उसके अंदर आप रेरा की वेबसाइट पे जाओगे या जेडीए की वेबसाइट पे जाओगे, उस टाउनशिप का नाम सर्च करो, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, डेवलपर आपको क्या फैसिलिटीज़ बोल रहे हैं कि हाँ क्या क्या डेवलप करके देगा, जेडीए वाले क्या क्या फैसिलिटीज़ के लिए बोल रहे हैं, दोनों को कंपेयर करो तो उसके बाद ही आप प्लॉट लें। एक रियल एस्टेट के अंदर बहुत बार सुनने को मिलता है कि यार ये डेड इन्वेस्टमेंट है, तो ये डेड इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? क्या रियल एस्टेट में ये चीज पॉसिबल है, डेड इन्वेस्टमेंट? यस, डेड इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में भी होता है। होता क्या है कि कोई भी लोकेशन हो वहाँ पे रेट बढ़ कर एक बार ऐसा, जैसे अब रबड़ होता है, रबड़ को आप खींचोगे, एक लिमिट होती है रबड़ को खींचने की, उसके बाद वो बहुत ही कम खींच पाएगी। सेम रियल एस्टेट होता है, एक पीक पॉइंट होता है हर प्रॉपर्टी का। वहाँ पर आकर या तो वो प्रॉपर्टी स्टेबल हो जाएगी इसके रेट, या वहाँ से धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। जहाँ पे प्रॉपर्टी का पीक हो सकता है उसको आप डेड इन्वेस्टमेंट कर ले बोल सकते हैं। सोच करो आज आपने कोई 50 लाख का प्लॉट लिया और वो 3 साल बाद 4 साल बाद वो 1 लाख रुपए का हो गया, और वहाँ पर नेक्स्ट 1 ईयर में वो 1 लाख से 1,02,000 या 1,03,000 ही बढ़ा या 1,05,000 बढ़ा, तो उसको आप डेड इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो, क्योंकि वहाँ से आगे वो धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। उस टाइम पे आप उसको, मैं तो ये बोलूँगा कि उस टाइम पे उस प्लॉट का वहाँ सेल करके वहाँ पे लीजिए जहाँ पे ज़मीन थोड़ा सस्ता आ रहा है, क्वांटिटी ज़्यादा आ रही है, उसमें चांसेस ज़्यादा हैं कि पैसे को मल्टीप्लाई करने का। तो आप कोई ऐसा एग्जांपल बता सकते हैं जिसमें आपके कस्टमर के पास कोई डेड इन्वेस्टमेंट था और आपने उस डेड इन्वेस्टमेंट का यूटिलाइज कैसे प्रॉपर तरीके से करवाया? यस, मेरा कस्टमर है, दिल्ली से है, मेरा फ्रेंड है, और उनका द्वारका में एक प्लॉट था। दिल्ली में काफ़ी रेट महंगे हैं, तो लगभग उनको 10 साल पहले उसका 1 करोड़ मिल रहा था। 45 गज का बना हुआ था, डीडीए का था। तो उसके बाद उन्होंने 10 साल तक उन्होंने वेट किया कि हाँ रेट बढ़ेंगे, लेकिन रेट बढ़े ही नहीं। 10 साल बाद उनको उसका 95 लाख मिल रहे थे। 1 करोड़ से 95? यस, 10 साल में। यस, नहीं, हाँ 5 लाख माइनस में था। हालांकि उसको 1 करोड़ मिल सकता था, लेकिन वो एक तरह से डेड इन्वेस्टमेंट हो गया। वहाँ से आगे प्रॉपर्टी के रेट
बढ़ ही नहीं रहे थे, तो उनको वहाँ से सेल करवाया, कुछ लोन वगैरह करवा के लगभग 1 करोड़ 20 लाख के आसपास मैंने उनका जयपुर में इन्वेस्टमेंट करवाया। वहाँ पे उनका 45 गज का प्लॉट था, लेकिन जयपुर के अंदर लगभग 550 गज का लैंड हमने बाई किया था लगभग। और आज उसकी मैं कैलकुलेशन करने बैठता हूँ तो लगभग 2 करोड़ 80 लाख का वो प्रॉपर्टी हो गया। उस चीज़ को हुआ अभी लगभग 2 साल और 3 महीने। यानी कि 2 साल के अंदर उनका इन्वेस्टमेंट आपने डबल कर दिया, जो कि 10 साल में उन्होंने डबल से भी ज्यादा हो गया, जो 10 साल में उसका वो स्टेबल था वहां पे। ओह दैट्स ग्रेट। तो क्या इसके लिए रियल एस्टेट में पर्सन को सेल्समैन होना जरूरी होता है, या फिर एज ए कंसल्टेंट बन के वो ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा? नहीं, सेल्समैन है तो कर सकता है, कि अगर आप कंसल्टेंट से भी काम कर सकते हो, उसमें भी आप प्लॉट सेट कर सकते हो। मेन इसमें मैं वापस से वही पॉइंट दोहराऊंगा कि आपको नॉलेज होना मस्ट है। आपको नॉलेज नहीं है तो आप प्लॉट सेल नहीं कर पाओगे। तो जरूरी नहीं कि रियल एस्टेट में सेल्स पर्सन ही होना चाहिए। अगर आपको नॉलेज है प्रॉपर्टी का, कहाँ पे क्या रेट चल रहा है, कहाँ पे क्या डेवलपमेंट होने वाला है, कहाँ पे क्या चीज़ें आने वाली हैं, तो भी आप इजीली प्लॉट सेल कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप आईटी के अंदर कंप्यूटर के सामने बैठते थे तो आपको कंप्यूटर पढ़ना बहुत अच्छे से आता था। Yes. लेकिन रियल एस्टेट में तो आपको लोगों का माइंडसेट पढ़ना आना जरूरी है। तो ये कितना चुनौतीपूर्ण है कि कंप्यूटर पढ़ना ज्यादा आसान है या फिर लोगों का माइंडसेट? नहीं, कंप्यूटर पढ़ना ज़्यादा आसान लगता है मेरे को, क्योंकि उसमें आपको सब कुछ पता है कि कैसे होगा क्या होगा। रियल एस्टेट मेरे लिए नया फील्ड था, लेकिन अभी तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है। तो जिस टाइम पे क्लाइंट आपके सामने आता है, बात करते हैं, उनका क्या बजट है, क्या क्या क्वेश्चंस है, उसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये प्लॉट लेगा या नहीं लेगा। नहीं लेगा तो आपको क्या बोलना है कि ताकि ये प्लॉट ले ले, राइट। हर एक क्लाइंट का ये मकसद नहीं होता है कि हाँ उसको डेवलपमेंट अच्छा मिलना चाहिए। कई क्लाइंट होते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि आप टाउनशिप में प्लॉट दे रहे हो, आप क्या क्या सेफ्टी फीचर दे रहे हो, पार्क दे रहे हो, कम्युनिटी हॉल दे रहे हो, कुछ भी हो, उनसे उनको मतलब नहीं होता। उनको सिर्फ इसी से मतलब होता है कि आज मैं आपको इतना पैसा दे रहा हूँ, 1 साल बाद इसकी क्या वैल्यू होगी, 2 साल बाद क्या वैल्यू होगी, 3 साल बाद क्या वैल्यू होगी। उस चीज़ के लिए वापस से आपको प्रॉपर्टी का जो रेट है आसपास, यहाँ से 1 किलोमीटर क्या रेट है, 2 किलोमीटर क्या रेट है, वो सारा कुछ आप बता पाते हो तो उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। तो जयपुर का जो मार्केट है इसके रेट तो अभी बहुत हाई चल रहे हैं। तो जयपुर के मार्केट में क्या अभी भी कुछ हॉटस्पॉट एरिया बचे हुए हैं जहां पर मैं इन्वेस्टमेंट करूं और मेरा पैसा डबल हो जाए, या फिर ये जो इन्वेस्टमेंट का बबल है वो फूटने वाला है? नहीं, इन्वेस्टमेंट का बबल अभी फूटेगा नहीं, रेट बढ़ेंगे। मैं फिर से वो पॉइंट वापस से घूम फिर के वही आता है, पीक पॉइंट वाला, कि हर सिटी में हर लोकेशन का एक पीक पॉइंट होता है। वहाँ उसके बाद वहाँ पे रेट स्लो ही बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए मालवीय नगर लेते हैं, जो जगतपुरा के जस्ट पास में है। वहाँ पे रेट ऑलरेडी हाई पे आ गए हैं, राइट। उसके बाद वहाँ रेट बढ़ना बहुत ही स्लो हो गया है। जगतपुरा में मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग 7 साल 8 साल पहले 17 से 18 का रेट था पर गज से, आज 75 से 80 के बीच में हो गया है, राइट। लेकिन आप जगतपुरा से 4 से 5 किलोमीटर आगे आओगे तो वहाँ पे आपको रेट 35 से 40 का मिलेगा, तो आप वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जब जगतपुरा का रेट जो आज 75 से 80 का है, वो जब 90 के आसपास हो जाएगा तो लोग जिनका बजट 50 लाख का है या 60 लाख का है, वो जगतपुरा से 5 से 6 किलोमीटर आगे जाएंगे। क्योंकि आज के टाइम में जो बंदा भी प्लॉट ले रहा है उसके पास बाइक होगी या फिर कार होगी, तो उनके लिए 5 से 6 किलोमीटर दूरी मैटर नहीं करती है, राइट। तो जब वो एरिया भर जाएगा तो उसके आगे वाला, तो जैसे जयपुर वाला, जयपुर में तो कभी प्रॉपर्टी का डाउनफॉल आ गया ही नहीं। क्योंकि ये जैसे मुंबई है, मुंबई में क्या होता है कि जैसे वो लेफ्ट राइट कई जगह मतलब आगे समुद्र है जैसे, तो वहाँ तो ठीक है ऑप्शन से नहीं है, लेकिन जयपुर में चारों तरफ फैला हुआ है। आप दिल्ली रोड पे जा सकते हो, आप अजमेर रोड पे जा सकते हो, आप टोंक रोड पे जा सकते हो, आप आगरा रोड पे जा सकते हो, रिंग रोड भी बन गया है, अभी सेकंड रिंग रोड भी आ रहा है। तो यहाँ पे तो अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और मुझे नहीं लगता है कि जयपुर में कभी भी डाउनफॉल आएगा प्रॉपर्टी का। हाँ, ये जरूर आ सकता है जिन एरिया के अंदर रेट काफ़ी हाई हो चुके हैं वहाँ पे रेट स्टेबल हो सकते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन डाउनफॉल नहीं आ सकता है यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जयपुर एक ऐसा जगह है जहां पर चारों तरफ स्पेस अवेलेबल है। yes. तो इसका मतलब जैसे मुंबई ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि हाई राइज में बढ़ रहा है, वैसे जयपुर हाई राइज में ना बढ़ के पूरा फैलेगा। यस।
तो आपका कहने का मतलब ये है कि जयपुर में अगर मैं प्लॉट्स वगैरह लूँ तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा? यस यस। जमीन खरीदते समय मुझे लोकेशन देखना ज़्यादा जरूरी है या फिर ब्रांड? ज़मीन खरीदते समय सबसे पहले मैं बोलूँगा कि लोकेशन मस्ट है। जहाँ आप ले रहे हैं वो लोकेशन क्या है, उसके आसपास कितने फीट का रोड है, जहाँ आप प्लॉट ले रहे हैं वो कितने फीट का है, कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, वो भी मैटर करता है। और आसपास कनेक्टिविटी क्या है, लोग बाग कितनी दूरी पे रह रहे हैं, एजुकेशन हब कहाँ कहाँ पे हैं, कोई यूनिवर्सिटी है या कोई स्कूल है या मार्केट है या कोई मॉल है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं रोज़मर्रा की, वो भी देखना मस्ट है। लेकिन अगर लोकेशन के साथ साथ आपको एक अच्छे ब्रांड के अंदर प्लॉट लेने का मौका मिले तो मैं बोलूँगा सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्यों? जो अच्छा ब्रांड होगा, जो उसने कमिटमेंट किया है कि हाँ मैं आपको एक टाउनशिप में प्लॉट दे रहा हूँ, मैं आपको कम्युनिटी हॉल दूंगा, पार्क दूंगा, रोड्स दूंगा, सीवरेज लाइन दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी दूंगा, कुछ भी बोल रहा है वो, रेरा से अप्रूव्ड है, जेडीए से अप्रूव्ड है और अच्छा डेवलपर है, तो आपको 100% उसके रेट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ। मैं जगतपुरा में, नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक टाउनशिप में रहता हूँ। टाउनशिप के बाहर आप जाके देखो तो आपको लगभग 70,000 रुपीज़ पर गज के हिसाब से लैंड मिल जाएगा। लेकिन जहाँ पे मैं रह रहा हूँ उसमें विला वगैरह बने हुए हैं, सारा कुछ अच्छा डेवलप किया हुआ है, उसमें पार्क भी है, जिम भी है, स्विमिंग पूल भी है, सब कुछ है। लेकिन वहाँ पे आप 3-4 प्लॉट खाली भी हैं, वहाँ पे उनका पता करने गया था तो मेरे को लगभग 2.5 लाख रुपए पर गज के हिसाब से प्लॉट मिल रहा था। दैट मीन्स मेरे जो टाउनशिप के 50 मीटर दूरी पे तो 70,000 का रेट है, लेकिन अंदर 2 लाख रुपए, 2.25 लाख के आसपास का रेट है, 2.5 लाख का रेट है। दैट मीन्स 3 गुना, ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया है। तो वो चीज़ है, तो ये चीज़ भी मैटर करती है। तो क्या सच में एमिनिटीज और फैसिलिटीज या फिर लोगों को रहने का लाइफस्टाइल की वजह से इतना ज्यादा फर्क आता है कि बाहर 75,000 और अंदर लगभग 2.25 लाख, मतलब 4 गुना का अंतर हो गया लगभग? यस, ये फर्क पड़ता है इसका, क्योंकि आपका एक प्लॉट ओपन के अंदर है, ठीक है, आपको कहीं खाली छोड़ के जा नहीं सकते हो घर को, कहीं आप शादी में गए हो, कहीं घूमने गए हो, आपको टेंशन बनी रहती है कि हाँ पीछे मेरे घर पे चोरी ना हो जाए। अब बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते हो वहाँ पे, आपके पास पार्क नहीं है, आपके पास कोई कम्युनिटी नहीं है, आपके पास कोई इलेक्ट्रिसिटी, जो अपने इलेक्ट्रिसिटी हो गया, प्लम्बर का हो गया, उसका कोई फैसिलिटी नहीं है, आपके पास कोई पावर बैकअप नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर टाउनशिप के अंदर आपके पास है तो आप बच्चों का अकेला घर छोड़ जा सकते हो, क्योंकि आपके पास 24 घंटे गार्ड भी है, आपके पास कोई भी टाउनशिप में आएगा तो एंट्री करवा के आएगा, राइट। सिक्योरिटी मैटर करती है इन चीज़ों के अंदर, और आपको सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं बहुत। बिल्कुल सही बात है। तो राजपाल जी, जब आप काम के स्ट्रेस में बहुत ज्यादा होते हैं तो रिलैक्स करने के लिए क्या करते हैं? मुझे काम करना पसंद है, राइट, और रिलैक्स का इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि मैं जैसे बता चुका हूँ आपको कि आईटी कंपनी रन कर रहा हूँ। तो मॉर्निंग में ऑलमोस्ट मैं सुबह 9 साढ़े 9 बजे ही उठता हूँ, और उठने के बाद 10 साढ़े 10 बजे के आसपास ऑफिस जाता हूँ। पूरा दिन ऑफिस में होता है, बीच में टाइम मिलता है तो मैं अपने कस्टमर से बात कर लेता हूँ, या कुछ लीड वगैरह होती है तो उनको फॉलोअप कर लेता हूँ। और उसके बाद जो मेरे क्लाइंट हैं मोस्टली यूएस बेस्ड हैं, तो इवनिंग में लगभग 7 बजे के आसपास तो ऑनलाइन ही आते हैं वो। फिर मेरे को रात को हो सकता है 11 बज जाए, 12 बज जाए, 1 बज जाए, कोई टाइम नहीं होता मीटिंग वगैरह का, तो पूरा बिजी रहता हूँ। हाँ, फिर भी मेरे को थोड़ा रिलैक्स करने का कभी मौका मिलता है तो मैं नेटफ्लिक्स वगैरह देखता हूँ, टीवी वगैरह देखता हूँ। अरे वाह, दैट्स ग्रेट। अच्छा, ये बताइए कि आप अपनी आईटी कंपनी भी रन कर रहे हैं, उसमें भी आप टीम से काम करवाते हैं, और रियल एस्टेट में भी आपने बताया कि आपकी एक बड़ी टीम है। तो लीडरशिप के ऐसे कौन से गुण हैं जो आप फॉलो करते हैं और आपकी टीम आपके साथ चलती है? देखो, टीम हो तो उसको आप एज ए फैमिली समझो, ठीक है। जब आपको लगता है कि जो आपकी टीम है आपकी फैमिली है, तो उनकी कुछ भी प्रॉब्लम है वो आपकी प्रॉब्लम है, राइट। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि हाँ मैं रियल एस्टेट में आ गया हूँ या मेरे साथ कोई जुड़ा हुआ है तो वो मेरी टीम हो गया, राइट। अगर उसको मैं एज ए फैमिली ट्रीट करूँगा तो कभी रिलेशंस ख़राब नहीं होंगे आपके, और वो लॉन्ग टाइम रन होंगे, राइट। तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है। ठीक है, हाँ मैं पहले आ गया हूँ तो मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ, हो सकता है कि जिसको मेरे साथ वर्किंग कर रहा है तो उसको भी अच्छा नॉलेज हो सकता है। तो मेन मैं ये चीज़ करूँगा, उन्हें एज ए फैमिली ट्रीट करो,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अच्छा, टीम को एज ए फैमिली ट्रीट करो Yes. तो आप हमेशा आगे ही बढ़े, तो आप हमेशा आगे ही बढ़ोगे और आपकी टीम आपके हमेशा सपोर्ट में रहेगी। यस यस। अगर राजपाल जी को 2011 में पीछे जाकर एक सलाह देनी हो तो वो सलाह क्या होगी? 2011 में जाकर मेरे को सलाह यही होगी कि आप कुछ भी बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप आईटी लाइन से हो या कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप सैलरीड पर्सन हो, आप बिजनेस कर रहे हो, मैं एक सलाह दूंगा, प्रॉपर्टी से ज़रूर जुड़िए। राइट, ट्राई करो जल्दी से जल्दी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको फ्री करके प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करिए। क्यों? आज जो प्रॉपर्टी के रेट हैं वो आपको आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा देके जाएंगे। लोग क्या कर रहे हैं आजकल कि ठीक है मैं म्यूचुअल फंड में डाल देता हूँ, मैं एसआईपी कर लेता हूँ, ठीक है आपको जो करना है करो, लेकिन प्रॉपर्टी में ट्राई करो कि एक प्लॉट लेके डालो ही डालो। उसका रीज़न क्या है, आपने एक प्लॉट लिया, राइट, और सपोज करो आपने 20 लाख में ही प्लॉट लिया है और उसका लोन करवाया आपने 20 साल का, तो उसमें आप क्या करोगे कि आने वाले 20 साल में 20 लाख तो आप प्रिंसिपल पे करोगे और 20 लाख ही आप इंटरेस्ट पे करोगे। दैट मीन्स आपको टोटल 40 लाख पे करना है, राइट। लेकिन आप ये सोचो कि 20 साल बाद उस प्रॉपर्टी के रेट क्या होंगे, कितना गुना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं जगतपुरा का लेता हूँ, 2002 में जगतपुरा में लगभग एक प्लॉट था लगभग 100 गज का 1 लाख रुपए में, तो जगतपुरा मेन एरिया, हाँ एक मात्र, ठीक है। और आज लगभग 20 साल बाद वहाँ पे वही प्लॉट 75 लाख का 80 लाख तक का हो गया। ये बात कर रहा हूँ रेजिडेंशियल प्लॉट की, लगभग 80 गुना हो गया। सपोज अगर 2002-2003 में कोई इंसान वहाँ पे 1 लाख रुपया लोन लेके प्लॉट ले लेता तो आज उसका प्लॉट का वैल्यू ना करते 75 लाख होता। हाँ। अब 1 लाख प्रिंसिपल निकाल दो, 1 लाख आप इंटरेस्ट निकाल दो, 73 लाख तो आपके पास आ गए ना। बिल्कुल सही बात है। तो सेम चीज होने वाली है। अगर आपको, ठीक है आपका बजट मानता हूँ कि जगतपुरा में रेट हाई हो चुके हैं, ठीक है, जगतपुरा से 10 किलोमीटर आगे टोंक रोड पे भी अवेलेबल हैं, चाहे वाटिका साइड में हो गया, आगा रोड पे हो गया, जहाँ पे भी आपको थोड़ा सस्ती ज़मीन मिल रही है, 25 लाख रुपए में मिल रही है या कुछ भी मिल रहा है, तो आप वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आजकल तो कई सारे बिल्डर ऐसे भी हैं जो फुल लोन पे ही आपको प्रॉपर्टी दे देते हैं। आप लोन कराओ, प्रॉपर्टी लो, जो आपका पैसा है आपको पे करना है, 20 साल में डबल पे करना है लोन वाला। लेकिन प्रॉपर्टी का रेट तो ऐसा हो रहा है कि आपका 2 साल में 3 साल में डबल हो रहा है, तो बाकी का जो 17 साल में जो ग्रोथ होगी बहुत अच्छा मिलेगा आपको। बिल्कुल सही बात है। प्रॉपर्टी में आजकल गेटेड कॉलोनी का चलन बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो गेटेड कॉलोनी के अंदर अगर प्लॉट लेंगे तो ज़्यादा बढ़ेगा या फिर ओपन में प्लॉट लेंगे वो ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा है ये। अगर आप ओपन में ले रहे हो, नो डाउट आपको गेटेड टाउनशिप से सस्ता मिलेगा। उसका रीज़न क्या है कि ओपन में प्लॉट है, उनको कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा, कुछ भी उस पर पे नहीं करना पड़ा उनको। लेकिन टाउनशिप के अंदर क्या है कि आपको सामने डेवलपर ने आपको पूरा गेटेड टाउनशिप बना के दिए, बाउंड्री वॉल करके दिए, आपको कम्युनिटी हॉल बना के दे रहे हैं, पार्क बना के दिया है, और आपका इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, स्ट्रीट लाइट का हो गया, काफ़ी सारे फैसिलिटी देते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि गेटेड टाउनशिप में ही लें। कल को आप कहीं बाहर जा रहे हो, जैसे मैंने पहले भी बताया था, और बच्चे अकेले हैं घर पे, आप वो भी रह सकते हैं, सेफ्टी का भी पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट हैं कि गेटेड टाउनशिप में ही लेना चाहिए। जो छोटे निवेशक है जिनका पास ज़्यादा बजट नहीं है, 10-15 लाख रुपए ही है, तो उनको अगर रियल एस्टेट में निवेश करना हो तो उनके लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? काफ़ी सारी टाउनशिप्स हैं, काफ़ी सारे हमारे गोकुल कृपा में भी हैं, जहाँ लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये पर गज के हिसाब से मिलता है, तो वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर जयपुर में नहीं है तो अजमेर में भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अजमेर में तो और भी अच्छा ऑप्शन है, लगभग आपके पास 2 लाख रुपए भी हैं आपके पास, तो आप 7 लाख रुपए का लोन लेके 9-10 लाख रुपए में भी प्लॉट ले सकते हैं। अक्सर लोग है ना रेरा के बारे में बहुत बात करते हैं, तो क्या आम आदमी को रेरा से कोई बेनिफिट है? हाँ, रेरा से आम आदमी को बेनिफिट है। इससे पहले क्या था कि हाँ, बिल्डर ने कुछ भी बोला कि हाँ मैं आपको ये टाउनशिप बना के दूंगा, ये बना के दूंगा, जो भी होता है उसमें
डेवलपमेंट करके दूंगा, लेकिन वो अपनी कमिटमेंट कभी फुलफिल करता था, कभी नहीं कर पाता था। लेकिन जब से रेरा आया है तब से क्या हुआ है कि जैसे किसी बिल्डर ने 200 प्लॉट लेके आया एक टाउनशिप में, उसके लगभग 12.5% आई थिंक होता है, या 12-12.5% प्लॉट रेरा अपने पास रख लेते हैं, जेडी रख लेता है, वो उनको सेल नहीं करने देते हैं। जो रहन के प्लॉट होते हैं जो, और जब कभी भी वो डेवलपर जो उसने कमिटमेंट किया है वो सारी फैसिलिटीज वहां पे दे देता है, डेवलपमेंट कर देता है, उसके बाद वो प्लॉट रिलीज हो जाते हैं, राइट। यहाँ पे क्या है, अगर 200 प्लॉट हैं तो लगभग 25 प्लॉट हो गए 12.5% के हिसाब से, तो 25 प्लॉट का कॉस्ट बहुत हाई होता है। तो डेवलपर क्या करता है, जल्दी से जल्दी डेवलप करता है उनको और उनको रिलीज करवाता है। तो रेरा आने से ये हो गया कि कस्टमर को जो चीज़ें बोली गई है वो मिलती ही मिलती है, अगर नहीं मिलती हैं तो कस्टमर रेरा के पास जाता है, कंप्लेन कर सकता है। तो रेरा बिल्डर का जो भी है अपना लाइसेंस है वो रद्द कर सकता है, उसमें पेनल्टी लगा सकता है। जो रहन के प्लॉट है उनको सेल करके वो डेवलपमेंट करके देगा। तो तब रहन का तो रेरा का तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट है कस्टमर्स को। एज ए रियल एस्टेट एस्ट्रोलॉजर राजपाल जी को क्या लगता है 2026 में प्रॉपर्टी के दाम गिरेंगे या फिर बढ़ेंगे? नहीं, दाम तो वही बढ़ेंगे, आने वाले 5 साल में अच्छे रेट बढ़ेंगे। ठीक है, ये हो सकता है जहाँ पे रेट काफ़ी हाई हो चुका है वहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल हो सकता है, अदरवाइज रेट तो बढ़ेंगे, विशेषकर जयपुर में। राजपाल जी, आपका जो पॉडकास्ट युवा लोग देख रहे हैं और वो अपना करियर स्विच करना चाहते हैं, तो आप उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं यही सलाह देना चाह रहा हूँ कि अगर आप जॉब कर रहे हो, आपको लग रहा है कि जो आप जॉब कर रहे हो उसमें फ्यूचर नहीं है, आने वाले टाइम पे अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, या फिर आप फुल टाइम स्विच करना चाहते हो तो कर सकते हो। और आपको लग रहा है कि नहीं, मेरा अगर फुल टाइम स्विच मैं करता हूँ तो मेरा जो एक्सपेंसेस हैं वो नहीं हो पाएंगे, घर नहीं चल पाएगा, तो आप पार्ट टाइम रियल एस्टेट स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन ये गारंटी है कि अगर आपने 1 साल भी पार्ट टाइम किया, लगन से काम किया, मेहनत से काम किया, तो उसके बाद कोई जॉब आपको बीट नहीं कर पाएगा रियल एस्टेट के अंदर। तो राजपाल जी का कहने का मतलब यही है कि अगर आप कहीं पर भी किसी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी में फंसे हुए हो, आप अपनी जॉब नहीं छोड़ पा रहे हो, पार्ट टाइम आप रियल एस्टेट से जुड़ के अपना काम चालू कर दीजिए और धीरे धीरे आपको रियल एस्टेट उस मुकाम तक ले जाएगा जहां आपने कभी सोचा ही नहीं है। थैंक यू सो मच राजपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच में दिल से आभार कि आपने इतनी ज्यादा जो अच्छी जानकारी है वो हम सब को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।